ऊपर पीछे से हमला करता है, जिसे चुलबुल देख लेती है और वह बीच में आ जाती है, जिससे धर्मपाल तो बच जाता है, पर चुलबुली वही अपना दम तोड़ देती। ये कहानी है रमेशपुर गांव की, जहां खेत सूरज की रोशनी में झिलमिलाते थे और रहता था एक सीधा साधा मेहनती और ईमानदार किसान, धर्मपाल। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसकी मुलाकात हुई एक चमत्कारी गौरैया से। तो चलिए चलते हैं एक ऐसी कहानी की ओर जो आपके दिल को छू जाएगी। देखो जी, इस बार फसल कितनी लहलहा रही है। सच में तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। हाँ राधा, मेरी मेहनत के साथ साथ तुम्हारी दुआओं का भी असर है। तुम तो जानती हो, तुम ही तो मेरी असली शक्ति हो। पूरे गांव में आपके जैसा मेहनती और सच्चा आदमी कोई नहीं है जी। जमीन भले ही छोटी हो, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है। दिन भर खेत में पसीना बहाने के बाद धर्मपाल और राधा थके हुए कदमों से घर लौटे। उफ, आज का दिन कितना थका देने वाला था ना जी। लगता है अब तो बस आराम ही चाहिए। हाँ राधा, मैं भी थक गया था बाहर। इतनी तेज धूप थी कि सच में जान ही निकल जाए। अब अंदर आकर थोड़ा सुकून मिला है। वैसे राधा, आज जो तुम खेत पर मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाकर लाई थी ना, उसे खाकर तो सच में सारी थकान छूमंतर हो गई। ऐसा लगा जैसे माँ का प्यार थाली में परोस दिया हो। क्या आप भी ना जी हमेशा मजाक ही करते रहते हैं। खाना तो वैसा ही था जैसा मैं रोज बनाती हूँ। अरे हाँ जी, मैं भी ना कितनी भुलक्कड़ हूँ। 2 दिन से बताने की सोच रही थी, लकड़ियाँ खत्म हो रही हैं, और आज तो सारी की सारी लकड़ियाँ ही खत्म हो गईं। अच्छा कोई बात नहीं जी, वैसे भी खेत का सारा काम तो खत्म ही हो गया है। कल सुबह सुबह ही जंगल से लकड़ियां मैं ले आऊंगा। अब तुम चिंता मत करना। अगले दिन सुबह धर्मपाल कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया। एक पुराने पेड़ के पास जैसे ही लकड़ी काटने को हुआ, उसे झाड़ी में कुछ सरसराहट सी सुनाई दी। वहां जाकर ध्यान से देखा तो एक नन्ही गौरैया तड़प रही थी। उसका पंख लहूलुहान था और वो बुरी तरह जख्मी थी। हे भगवान, इस बेचारी गौरैया को क्या हो गया? लगता है किसी शिकारी जानवर ने इसे घायल कर दिया है। काश तुम बोल पाती तो बता पाती कि तुम्हें कहां दर्द है। तुम्हारा पंख तो खून से लथपथ है, पर जिस तरह तुम तड़प रही हो, लगता है दर्द और भी कहीं है। तभी वहां एक साधु महाराज प्रकट हुए, जिनकी आंखें शांत और चमकदार थीं। कौन हो तुम बेटा, और इस पक्षी से क्या बातें कर रहे हो? प्रणाम साधु महाराज, मैं तो बस लकड़ियां काटने आया था। झाड़ी में इस घायल गौरैया को देखा तो दिल भर आया। पंख से तो खून बह रहा है, पर जैसी तड़प रही है, लगता है कहीं और भी चोट लगी है। बेटा, बहुत कम लोग होते हैं जो जानवर पंछियों पर भी इतनी ममता रखते हैं। रुको जरा, तुम जैसे लोग तो अब जमाने में बहुत कम बचे हैं। साधु बाबा ने आंख मूंद ली, धीरे धीरे कुछ मंत्र सा बोलने लगे। फिर उनके हाथ से रंग बिरंगी रोशनी निकली, जो सीधी उस चिड़िया के जख्मी पंख पे जा लगी। कुछ ही पलों में उसका घाव ठीक हो गया और वो नन्ही गौरैया फुर्र से उठकर चहचहा उठी। लो बेटा, अब तुम खुद ही पूछ लो। अब ये खुद बताई देगी कि इसे कहां चोट लगी है। इसकी जुबान अब खुल गई है। इतना कह के साधु महाराज वहीं से गायब हो गए, जैसे एक झोंके में हवा हो गए। मेरे कंधे में बहुत दर्द था, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। एक शिकारी बिल्ली ने मुझ पर हमला कर दिया था। मैं जान बचाकर उड़ने लगी, लेकिन पंख एक पत्थर से टकरा गया और मैं नीचे गिर पड़ी। बहुत तेज चोट लगी थी, चलना उड़ना भी मुश्किल हो गया था। अरे, तुम तो इंसान जैसी बात कर रही हो। ये कैसे हो गया भला? ये तो कोई चमत्कार लग रहा है। जब साधु महाराज ने वो मंत्र पढ़ा ना, तब लगा जैसे मेरे अंदर बोलने की ताकत आ गई हो। मैंने कुछ कहा और मेरी आवाज सीधा तुम तक पहुंच गई। लगता है ये सब कोई चमत्कार ही है। क्या तुम मेरे घर चलोगी? वहां बस मैं हूं और मेरी बीवी राधा। हम तुम्हारी देखभाल भी करेंगे और तुम अकेली भी नहीं रहोगी। अरे, अब तो तुमने मेरी जान ही बचाई है। अब मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगी। वैसे भी अब मैं पहले जैसी नहीं रही। बाकी पक्षियों से अलग हो गई हूं ना। उनके साथ जाकर क्या करूंगी?
अब तो मैं दिन रात तुमसे ढेर सारी बातें करूंगी। और हाँ, तुम चाहो तो मेरा एक प्यारा सा नाम भी रख दो। बोलो ना, क्या नाम रखोगे मेरा? तू तो बड़ी मजे की बातें करती है रे। अच्छा सुन, आज से तेरा नाम मैं चुलबुली रखता हूं। कैसा लगा ये नाम? हाँ, पूरा तेरे जैसा है ना, चुलबुली। हाँ, नाम तो मुझे बहुत ही पसंद आया। ठीक है चुलबुली, तू यहीं रुको, मैं जरा थोड़ी सी लकड़ी उठा लेता हूं, फिर सीधा घर चलते हैं, ठीक है? कुछ ही देर में धर्मपाल लकड़ियों का एक गट्ठर उठाए चुलबुली के साथ घर की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे कोई नया साथ मिल गया हो। जब धर्मपाल चुलबुली को लेकर घर पहुंचा तो राधा उसे देखकर हैरान रह गई। ये क्या जी, जंगल से गौरैया पकड़ लाए हो? ऐसा क्या देख लिया इसमें? तब धर्मपाल ने राधा को जंगल में घटी सारी बात धीरे धीरे बताई। कैसे उसे एक घायल गौरैया झाड़ियों में तड़पती मिली, कैसे एक साधु महाराज ने उसके जख्म ठीक किए, और फिर कैसे वो गौरैया बोलने लगी। राधा हैरानी से सब कुछ सुनती रही, जैसे कोई सपना सुन रही हो। क्या सच में ये गौरैया बोलती है? हाँ हाँ, खुद ही पूछ लो, ये खुद जवाब देगी। मेरा नाम चुलबुली है। धर्मपाल जी ने मेरी जान बचाई है। अब मैं सिर्फ उनकी साथी नहीं, बल्कि अब तो मैं भी तुम्हारे परिवार का हिस्सा बन गई हूं। अगले दिन धर्मपाल चुलबुली को अपने साथ खेत ले गया। कुछ ही दिन में चुलबुली ने खेत का सब काम समझ लिया। कहां पानी चाहिए, कहां कीड़े लग गए। चुलबुली की बात अब धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी थी, और फिर कुछ ही दिनों में ये बात जा पहुंची गांव के लालची जमींदार चौधरी के कानों तक। क्या सच में उस धर्मपाल के घर में एक गौरैया है जो इंसानों की तरह बोलती है? हाँ मालिक, मैंने खुद देखा है, और तो और अपने कानों से सुना भी है। पहली बार तो मैं डर ही गया था। अरे तो फिर उसका तमाशा लगवाना चाहिए। बोलने वाली चिड़िया, लोगों को दिखाओ, पैसा कमाओ। ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। बिल्कुल सही कहा आपने जमींदार साहब। देख भीम, बात साफ है, मेरी नजर तो कब से उस धर्मपाल की जमीन पर जमी हुई है, सालों से। गांव का कौन ऐसा है जो मेरे कर्ज में नहीं डूबा? पर ये एक धर्मपाल है जो न कभी कर्ज लिया, न कभी मेरी बात मानी। हर बार आंख में आंख डाल के बात करता है, जैसे मुझसे डरता ही नहीं। उसके खेत में ना जाने क्या बरकत है। सूखी जमीन में भी फसल लहलहाती है, जैसे कोई जादू हो उसके हाथ में। मगर सुन भीम, जिस दिन उसकी किस्मत थोड़ी भी डगमगाई ना, उसी दिन वो जमीन मेरी होगी, और वो धर्मपाल मेरे कदमों में गिरा मिलेगा। ये याद रखियो। समय ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन जब धर्मपाल और चुलबुली खेत से लौटे तो बिछावन पर लेटी राधा को देखकर दोनों के चेहरों पर अचानक चिंता की गहरी रेखाएं उभर आईं। धर्मपाल की आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी, और चुलबुली का मासूम सा चेहरा भी डर से बुझ सा गया था। अरे राधा, ये क्या हाल बना रखा है? इतना तेज बुखार अचानक से कैसे हो गया? वो पता नहीं, कुछ दिनों से हल्का हल्का बुखार महसूस हो रहा था, पर आज तो ऐसे लग रहा है जैसे शरीर में जान ही नहीं बची। धर्मपाल, इसे यूं हल्के में मत लो। किसी अच्छे वैद्य को तुरंत बुलाओ। ठीक है चुलबुली, मैं अभी वैद्य जी को बुलाने जाता हूं। तू तब तक राधा का ध्यान रखना, अकेली मत छोड़ना उसे। धर्मपाल तुरंत गांव के सबसे अनुभवी वैद्य को बुलाने निकल पड़ा, और चुलबुली बिना समय गंवाए राधा के पास जाकर बैठ गई। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। थोड़ी ही देर में धर्मपाल वैद्य जी को लेकर घर पहुंचा। धर्मपाल, इन्हें कोई साधारण बुखार नहीं, यह एक गंभीर बीमारी है। अगर समय पर इलाज शुरू नहीं हुआ तो यह जानलेवा साबित हो सकती है। इतनी बात कहकर वैद्य जी चुपचाप वहां से चले गए, और उसी दिन से धर्मपाल की जिंदगी का सबसे कठिन दौर शुरू हुआ। धर्मपाल ने जो भी कमाया था, अब वो सब राधा के इलाज में लगने लगा। हर दिन उम्मीद लेकर जागता और हर रात थककर टूट जाता। हफ्तों इसी तरह बीत गए,
और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास देने को कुछ नहीं बचा था, ना पैसा, ना जेवर, ना बीज खरीदने तक के पैसे। धर्मपाल, मुझे नहीं लगता कि अब मैं ठीक हो पाऊंगी। छोड़ दो, जाने दो मुझे। अब लगता है मेरा समय पूरा हो गया है। ऐसा मत कहो राधा, तुम जरूर ठीक हो जाओगी। मैं हार नहीं मानूंगा। हाँ, पर धर्मपाल, अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है? जो भी पैसे थे, जो भी जहवर थे, सब कुछ बेचकर तुमने मेरा इलाज करवाया। अब तो बीज खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। और सच कहूँ तो अब ऐसा लगने लगा है जैसे मैं इस घर पर एक बोझ बन गई हूँ। तभी चुलबुली घबराई हुई तेजी से उड़ती हुई आई। धर्मपाल, अब मायूस मत हो। तुमने ही तो मुझे बताया था तुम्हारे 2 भाई इसी गांव में रहते हैं और तुमसे कहीं ज्यादा अमीर भी हैं। तो चलो ना, उन्हीं से मदद मांगते हैं। धर्मपाल को चुलबुली की बात बिल्कुल सही लगी। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक लौटी। उसी पल वह चुलबुली को साथ लेकर अपने बड़े भाई किशन के घर के लिए निकल पड़ा। ओहो धर्मपाल, आज इधर कैसे आना हुआ? कोई खास बात है क्या? भैया, राधा की बीमारी तो अब सबको पता है। मैंने जो कुछ भी कमाया था वो सब इलाज में लगा दिया। अब थोड़ी मदद चाहिए। बहुत उम्मीद से आपके पास आया हूं। अरे धर्मपाल, तुम तो जानते हो इस साल मेरी फसल खराब हो गया है। अब तो खुद मुझे इधर उधर से उधारी लेनी पड़ रही है। तुम्हें कहां से दूं? मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। धर्मपाल कुछ नहीं बोला, बस नजरों में आंसू दबाकर सिर झुकाए चुपचाप बाहर निकल आया। अरे धर्मपाल, वो झूठ बोल रहा था। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो बस बहाना बना रहा था। उससे फर्क ही नहीं पड़ा तुम्हारी तकलीफ से। क्या करूं चुलबुली, किशन भैया ने तो मदद नहीं की। अब समझ नहीं आता बिरजू कुछ करेगा भी या नहीं। क्या करूं, जाऊं भी या ना जाऊं? मन बहुत डर रहा है। अरे इतना क्यों डर रहे हो धर्मपाल? हौसला रखो। चलो एक बार बिरजू से भी मिलते हैं। जो होगा देखा जाएगा, मगर यूं हार मत मानो। धर्मपाल ने खुद को संभाला और चुलबुली की बात मानकर एक बार फिर उम्मीद का दामन थामे बिरजू के घर की ओर चल पड़ा। क्या इस बार उसे सहारा मिलेगा? अरे धर्मपाल भैया, कैसी हवा लगी जो इधर आ गए? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं भाई, मेरी पत्नी राधा बहुत बीमार है। सब कुछ लग चुका है इलाज में। अब बस तुम्हारी मदद का सहारा है। अरे बंटवारे में तो वैसे भी तुझे ज्यादा जमीन मिली थी, उसे बेच क्यों नहीं देता? मेरे पास क्या धन का कुआं है जो बांटता रहूं? झूठ मत बोलो भैया। सच तो यह है कि बंटवारे में तुमने और किशन भैया ने मेरी जमीन का भी हिस्सा दबा लिया था। 6 बीघा मिलनी थी, बस 2 ही बीघा मिली है। अरे चल निकल यहाँ से। अगर कर्ज चाहिए तो जमींदार के पास जा। मेरे दरवाजे क्यों चला आया? भाग जा यहाँ से। तभी धर्मपाल और चुलबुली चुपचाप बिरजू के यहां से भी निराश होकर घर की तरफ लौट गए। अब कोई और रास्ता नहीं बचा चुलबुली। तुम्हारी बात मानकर भाइयों के पास गया था, पर अब मजबूरी में ही सही उस जमींदार के दरवाजे जाना पड़ेगा। कुछ महीने बाद धर्मपाल की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल सोने जैसी लहराई और वो गांव का सबसे सफल किसान बन गया। पर धर्मपाल आज भी चुलबुली से किया गया वादा नहीं भूला था। एक दिन जब वो अपने खेत में जा रहा था, तभी उसके दरवाजे पर 2 गरीब किसान मदद की आस लिए आ पहुंचे। सुनो धर्मपाल भैया, अब तो बस आप ही सहारा हो। जमींदार ने कर्ज ना चुका पाने पर हमारी जमीन छीन ली। हमारे पास कुछ नहीं बचा। मैं जानता हूं ये दर्द क्या होता है। कभी मैं भी ऐसे ही दौर से गुजरा था। तुम्हारी जमीन मैं छुड़वाऊंगा, बीज भी दूंगा, पर तुम एक वादा करो, कल जब कोई और तुम्हारे दरवाजे आए तो उसे वो मदद जरूर देना जो आज तुम्हें मिली है, क्योंकि किसी का सहारा बनना सबसे बड़ी इंसानियत होती है। ठीक है भैया, मैं वादा करता हूं जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं भी किसी जरूरतमंद की उसी तरह मदद करूंगा जैसे आज आपने मेरी की है। चलो भाइयों, अब वक्त है तुम्हारी जमीन वापस लाने का। चुलबुली फुर्र से उड़कर सामने आ गई। तीनों किसान झोली बांधकर चल दिए जमींदार की हवेली की तरफ। ओहो,
धर्मपाल, आज मेरी हवेली की याद कैसे आ गई? सब कुशल तो है ना, या फिर कुछ चाहिए? चौधरी, तुमने इन दोनों किसानों की जमीन पर जो कब्जा किया है, वो जमीन उन्हें वापस करो। जितना भी ब्याज और रकम बनती है, उसका पूरा हिसाब मैं चुकाऊंगा। धर्मपाल ने जमींदार को पूरा भुगतान किया और दोनों किसानों की जमीन छुड़वाकर चुलबुली के साथ वापस घर की ओर चल पड़ा। अरे, ये धर्मपाल तो इस महीने में तीसरी बार किसी को लेकर मेरी हवेली पर आ गया। अगर इसी तरह चलता रहा तो एक एक कर सबकी जमीन छुड़ा देगा, और फिर मेरी जमींदारी का क्या बचेगा? मेरी ताकत, मेरा डर सब खत्म कर देगा ये। हन मालिक, आप बस हुक्म करो, इस धर्मपाल का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ठीक है, कल जब वो खेत के लिए निकले उसी वक्त इसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दो। अगले दिन धर्मपाल और चुलबुली भारी कदमों से जमींदार की हवेली में जा पहुंचे। उम्मीद बहुत कम थी, मगर राधा की जान बचाने के लिए धर्मपाल ने अपने आत्मसम्मान को भी पीछे छोड़ दिया। मैं जानता था धर्मपाल, एक न एक दिन तू मेरी हवेली तक जरूर आएगा। हाँ मालिक, आपने जो कहा था वही हुआ। जब तक इसकी किस्मत साथ थी, अकड़ में घूमता था। अब देखो कैसा टूटा बिखरा खड़ा है। ए जमींदार, किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाने का हक तुम्हें किसने दिया? लोग तुम्हें सम्मान देते हैं तो तुम्हें भी दूसरों का आदर करना सीखना चाहिए, समझे? मैं बकवास बंद कर। ये मत समझ कि इंसानों जैसी जुबान मिल गई तो इंसान बन गया है। हाँ भैया धर्मपाल, तुम बताओ क्यों आए हो यहाँ? जमींदार साहब, बात यह है कि राधा की तबीयत बहुत खराब है। मैंने जो भी कमाया था, जो बचाया था, सब इलाज में लगा दिया। अब कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। बस थोड़ी सी मदद चाहिए ताकि मैं उसे बचा सकूं। धन चाहिए? ठीक है, तो मेरी शर्तें सुन। ब्याज 50% और बदले में कुछ गिरवी रखना होगा। अब क्या बचा है मेरे पास? जो कुछ भी था सब तो बेच चुका हूं, यहां तक कि राधा के जेवर भी। अरे है ना, तेरे पास 2 बीघा जमीन तो है, उसे रख दे गिरवी। अगर वक्त पर पैसा चुका दिया तो जमीन तेरी, वरना समझ ले वो खेत अब मेरा। धर्मपाल का दिल कांप उठा। एक तरफ राधा की जान, दूसरी तरफ उसकी मेहनत, उसका स्वाभिमान। वो खेत जिसे उसने खून पसीने से सींचा था, अब वही जमीन किसी और की हो जाएगी। यह सौदा उसकी आत्मा को चीर गया। अरे, ये तो सीधा अत्याचार है। मजबूरी में डूबे आदमी से ऐसा सूद वसूलना पाप है। कभी चुका ही नहीं पाएगा बेचारा धर्मपाल। पहले इस बोलने वाली चिड़िया को ले जाओ मेरी आंखों के सामने से। इतनी देर से इसकी बकबक सुनकर मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। धर्मपाल, मेरी बात मानो, ये कर्ज मत लो, नहीं तो जो कुछ बचा है वो भी चला जाएगा। पर अब क्या करूं चुलबुली? सब कोशिशें कर लीं, अब कोई और रास्ता ही नहीं बचा। अब बस एक बार मुझ पर भरोसा करो धर्मपाल। चलो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगी। धर्मपाल चुपचाप चुलबुली के पीछे चल पड़ा। पीछे हवेली में जमींदार और भीमा गुस्से से उसे जाते देख रहे थे। मालिक, धर्मपाल तो हाथ से निकल गया। ओ हाँ, भाग तो गया है, लेकिन लौटेगा जरूर। मजबूरी सबको वापस लाती है। धर्मपाल जब घर पहुंचा, चुलबुली एक शब्द भी बोले बिना उड़ गई। सूरज ढल गया, रात की चादर फैल गई, पर चुलबुली लौट कर नहीं आई और घर में बस एक बेचैनी रह गई। अरे बाप रे, चुलबुली अब तक क्यों नहीं लौटी? कहीं वो जमींदार ने कुछ कर धर तो नहीं दिया ना? मेरा तो दिल घबरा रहा है। अरे हाय, मेरा भी मन घबरा रहा है। जाने कहां गई है चुलबुली? भगवान ठीक ठाक रखे उसे। पूरी रात तो आंखों में ही बीत गई। जैसे ही सुबह की पहली किरण पड़ी थी आंगन में की, तभी चुलबुली फुर्र से वापस आ गई। अरे चुलबुली, तू कहां थी पूरी रात? हम तो घबरा ही गए थे। आज मैं तो जंगल चली गई थी, उसी साधु बाबा को ढूंढने, जिनसे मुझे बोलने की ताकत मिली थी। सब हाल सुनाया उन्हें, तो उन्होंने मुझ पर तरस खाया
और ये चमत्कारी जड़ी बूटी दे दी। धर्मपाल ने जैसे ही वो जड़ी बूटी राधा के नाक के पास ले गया, बस कुछ ही देर में राधा की सांसें गहरी होने लगी, चेहरा दमक उठा और आंखों में फिर से चमक लौट आई। अरे माय, अब तो एकदम ठीक लग रहा है, जैसे कभी बीमार ही ना रही हूँ। अरे राधा, तेरा बुखार उतर भी गया। अरे चुलबुली, तू तो सच्ची की फरिश्ता निकली। तू ना होती तो मैं अपनी जमीन बेचकर दर दर भटकता। मैं जानती थी, इसलिए साधु महाराज से सिर्फ जड़ी नहीं, ये चमत्कारी बीज भी लाई हूँ। नीचे देखो, इन्हें बो तो सबसे पहले और सबसे बेहतर फसल तुम्हारे खेत में होगी। आज अगर राधा ठीक है तो बस तुम्हारी वजह से चुलबुली। मैं ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। और धर्मपाल, जब सब ठीक हो जाए तो उन बेबस लोगों की भी मदद करना जिनके पास चुलबुली जैसी कोई उम्मीद नहीं है। अगली सुबह जब धर्मपाल खेत के लिए जा रहा था, तभी बिरजू उसके ऊपर पीछे से हमला करता है, जिसे चुलबुल देख लेती है और वह बीच में आ जाती है, जिससे धर्मपाल तो बच जाता है, पर चुलबुली वही अपना दम तोड़ देती है। तभी अचानक चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई और दिव्य साधु वहीं प्रकट हो गए। उनकी आंखों में गुस्सा था और स्वर में गरज, एक मासूम की जान ली है तुमने, धर्मपाल की आस्था और सच्चाई पर वार किया है। अब तुम्हारे पापों का अंत यही होगा। साधु ने आकाश की ओर हाथ उठाया, एक तेज प्रकाश निकला और देखते ही देखते बिरजू और चौधरी दोनों वहीं जलकर राख हो गए। चुलबुली चली गई, पर उसकी याद हर किसी के दिलों में जिंदा रहेगी। उसने सिखाया कि सच्चा साथी वही है जो आखिरी सांस तक साथ निभाए। धर्मपाल ने वादा निभाया और गांव ने डर की जगह उम्मीद से जीना सीखा, क्योंकि मदद ही सबसे बड़ी विरासत होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।